तो बीएससी सेकंड ईयर मेजर पेपर फर्स्ट यूनिट थर्ड। तो इसमें यूनिट थर्ड में क्या है, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, कर्नल क्या है ये देखते हैं। तो होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप क्या है, तो इसके लिए मैपिंग आपको जानना जरूरी है। तो मैपिंग क्या होती है आपको बताया गया था एक बार। क्या होता है मैपिंग? मैपिंग होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप यूनिट थर्ड, होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन समूह की समाकारिता, समूह की समाकारिता हिंदी में बोलते हैं, समूह की समाकारिता। तो इसको परिभाषित क्या करेंगे, माना जी, जैसे मान लो जी और जी डैश दो ग्रुप हैं, ठीक है, और तो जी के दो एलिमेंट लेते हैं, जी के ए बी बिलोंग इन जी, और ए और बी के बीच में जी की मान लो ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, ये भी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, ठीक है। तो इसके बीच में संक्रिया लगाते हैं जी की, और लगा करके मैपिंग एफ लगाते हैं, तो आता है एफ ए इंटू एफ बी, ठीक है। तो जी के दो एलिमेंट के बीच जी की बाउंड्री ऑपरेशन लगाकर मैपिंग एफ लगाएं, तो जी डैश के दो एलिमेंट के बीच जी डैश की बाउंड्री ऑपरेशन लग जाती हो, ऐसी कंडीशन में मैपिंग एफ कहलाती है जी से जी डैश में होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, क्या बोले कि जी और जी डैश दो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हैं, तो जी के किन्हीं दो एलिमेंट के बीच जी की बाउंड्री ऑपरेशन लगा करके यदि मैपिंग एफ लगाएं, तो जी डैश के बीच, जी डैश के दो एलिमेंट के बीच जी डैश की बाउंड्री ऑपरेशन लग जाती हो, तो ऐसी कंडीशन में मैपिंग एफ को कहते हैं होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, यदि मान लो इसकी आप बाउंड्री ऑपरेशन प्लस है और इसकी बाउंड्री ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, तो जी के दो एलिमेंट के बीच हम जी की बाउंड्री ऑपरेशन लगा के मैपिंग एफ लगाएं, तो क्या आना चाहिए, एफ ए प्लस एफ बी आना चाहिए, एफ ए प्लस एफ बी आना चाहिए। कहने का मतलब कि जी डैश के दो एलिमेंट के बीच जी डैश की बाउंड्री ऑपरेशन लग जानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ए इसका एलिमेंट है, ये बी तो इसका एलिमेंट तो अपने आप एफ ए एफ बी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी के बीच में जी की बाउंड्री ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन लगा के मैपिंग एफ लगाए, तो क्या आए, जी डैश के दो एलिमेंट के बीच जी डैश की बाउंड्री ऑपरेशन लग जाती हो, ऐसी कंडीशन में मैपिंग एफ कहलाती है होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो इसी को लिखते हैं थोड़ा सा। तो माना जी एवं जी डैश, या ऐसे भी लिख सकते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, जी डॉट एवं जी डैश डॉट दो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हैं, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हैं, तथा एफ जी से जी डैश में, जी से जी डैश में एक मैपिंग है, एक मैपिंग है, तब मैपिंग एफ होमोमॉर्फिज्म कहलाती है यदि फॉर ऑल ए और बी बिलोंग इन जी के लिए ए इंटू बी में क्या लगाएं, एफ, तो इम्प्लाइज एफ ए इंटू एफ बी आए, एफ ए इंटू एफ बी आए, क्या है, एफ ए इंटू एफ बी। ठीक है, लिख लेते ना, एफ ए इंटू एफ बी प्राप्त हो, इसको हम क्या बोलेंगे, होमोमॉर्फिज्म। अब इसका एक एग्जाम्पल लिखते हैं।
होमोमॉर्फिज्म का, ठीक है, होमोमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, एग्जाम्पल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो समाकारिता का उदाहरण, समाकारिता का उदाहरण, तो इसमें क्या करेंगे, यदि योग के अधीन सभी वास्तविक संख्याओं का समूह R हो, यदि R प्लस के रिस्पेक्ट रियल नंबर का ग्रुप हो और R0 शून्य रहित, शून्य ना हो इसमें, है ना, शून्य रहित वास्तविक संख्याओं का मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हो, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हो, ठीक है। यहाँ ग्रुप जी का काम R कर रहा है और जी डैश का काम R0 कर रहा है, तो इसकी बाइनरी ऑपरेशन प्लस है और इसकी बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है। शून्य रहित का मतलब शून्य ना हो, वास्तविक संख्याओं में जीरो भी शामिल रहता है, जीरो भी वास्तविक संख्या है, लेकिन जीरो उसमें नहीं है। यानी शून्य रहित का मतलब ये हुआ कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से जीरो को निकाल दो, तो इसको कहा गया R0। इसका मतलब ये हुआ शून्य रहित, शून्य सहित नहीं, शून्य रहित, शून्य से विहीन, ठीक है। तो शून्य रहित वास्तविक संख्याओं का, रियल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, ठीक है। ये R क्या है, वास्तविक संख्याओं का योगात्मक समूह है, प्लस बाइनरी ऑपरेशन इसकी है। तो R से R0 में एक मैपिंग डिफाइन करते हैं, तथा एक मैपिंग जो R से R0 में निम्नानुसार परिभाषित है। कैसे परिभाषित है कि यह R to R0 such that, ठीक है, एफ ए बराबर 2 की पावर a, ठीक है, एफ ए बराबर 2 की पावर a, ठीक है। तो ये मैपिंग एफ होमोमॉर्फिज्म है। तब एफ R से R0 में एक होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है, क्यों मैपिंग है होमोमॉर्फिज्म, क्या बताए थे, क्या टेस्ट करने का क्या तरीका है कि पहले ग्रुप, जिस ग्रुप के बीच, तो R से R0 के बीच परिभाषित है मैपिंग ना, तो हम R के 2 एलिमेंट लेंगे और R की बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे प्लस, फिर मैपिंग एफ लगाएंगे, तो क्या आना चाहिए, R0 के 2 एलिमेंट आने चाहिए। क्या बोले, R के हम 2 एलिमेंट लेंगे और R की बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे प्लस, फिर मैपिंग एफ लगा देंगे, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, R0 के 2 एलिमेंट के बीच R0 की बाइनरी ऑपरेशन लगा हुआ रिजल्ट आना चाहिए। तब मैपिंग एफ को क्या कहेंगे, होमोमॉर्फिज्म। तो हम R के 2 एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। तो R के 2 एलिमेंट क्या लेते हैं, लेट A, B belong in R, then we see that क्या देखते हैं, A और B में
एक ए और बी के बीच में कौन संक्रिया लगाएंगे, आर की, तो आर की संक्रिया क्या है, प्लस, हाँ, और उसमें फिर मैपिंग एफ लगा दो। आर के बीच, आर के दो एलिमेंट लिए, उनके बीच में आर की संक्रिया लगा दिए, फिर मैपिंग एफ लगाते हैं। तो मैपिंग एफ लगाने से रिजल्ट आना चाहिए क्या, R0 के दो एलिमेंट के बीच R0 की बाइनरी ऑपरेशन लगनी चाहिए। तो R0 की बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे एफ की परिभाषा से क्या है, यदि ए में एफ लगता है तो 2 की पावर ए करता, तो बी में लगता है तो क्या करेगा, 2 की पावर बी, सी में लगेगा तो 2 की पावर सी, डी में लगेगा तो 2 की पावर डी। तो ए प्लस बी में लगा तो सर 2 की पावर ए प्लस बी, क्या होगा, 2 की पावर ए प्लस बी। क्या लिख दोगे, एफ की परिभाषा से, एफ की परिभाषा से, ठीक है। अब क्या होगा, एक फार्मूला पढ़े थे 8वीं क्लास में, ए की पावर m प्लस n बराबर क्या होता है, ए की पावर m गुणे ए की पावर n, जानते हो ना, ठीक है, 7वीं क्लास में पढ़े थे। ए की पावर m प्लस 1 बराबर ए की पावर m गुणे ए की पावर n। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर a इंटू 2 की पावर b लिख सकते हैं। अब 2 की पावर a के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है, एफ ए, और 2 की पावर b के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है, एफ बी। तो यहाँ पे 2 की पावर a के स्थान पे लिख दो क्या, एफ ए, एफ ए, और 2 की पावर b का मान क्या लिख दो, एफ बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे a के स्थान पे कोई भी वैल्यू चाहे रखो, 0 है चाहे भले रख दो, सुनो, 2 की पावर 0 करोगे तब भी बनाएगा। तो 2 की पावर कौन सी संख्या लगाएं कि मान 0 मान आ जाए, कोई संख्या है ऐसी, 2 में कोई पावर लगाएं तो उसका मान 0 आए, ऐसा कोई संख्या है क्या, नहीं है, क्योंकि 2 में 0 भी लगा दोगे तो इसका मान 1 होता है। इसका मतलब ये जो मान आ रहा है वो वास्तविक संख्या है लेकिन 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये R0 के मेंबर हैं, दोनों के नहीं हैं, क्योंकि 2 की पावर a का मान 0 के बराबर नहीं है, 2 की पावर b का मान 0 के बराबर नहीं है, चाहे भले a और b का मान 0 ले लो, लेकिन 2 की पावर 0 करोगे तो 1 हो जाएगा, 5 करोगे तो 2 की पावर 5 32 होगा, 1 करोगे तो 2 की पावर 1 2 होगा, 2 की पावर -1 कर दोगे तो 1/2 की पावर 1, यदि मान 2 की पावर -1 भी कर दिया तो 1/2 आया, 1/2 का मान भी 0 नहीं आएगा। इसका मान किसी हालत में इसका मान 0 आने का चांस है, किसी हालत में नहीं है। इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, R0 का मेंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये R0 का मेंबर है दोनों, और R0 के मेंबर के बीच में R0 की ऑपरेशन भी लग गई, गुणा, यहाँ इंटू लगा है कि नहीं लगा है। तो हम लिए क्या, पहले ग्रुप के दो एलिमेंट के बीच पहले ग्रुप की संक्रिया लगाकर मैपिंग एफ लगाए तो रिजल्ट जो आ रहा है वह दूसरे ग्रुप के दो एलिमेंट के बीच दूसरे ग्रुप की बाइनरी ऑपरेशन लगा हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये मैपिंग जो एफ है वो क्या है, होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो कोई मैपिंग होमोमॉर्फिज्म कब कहलाती है, तो दो होमोमॉर्फिज्म दो ग्रुप के बीच डिफाइंड होगी। तो पहले ग्रुप के दो एलिमेंट लें और उनके बीच उस ग्रुप की बाइनरी ऑपरेशन लगा दें, फिर मैपिंग एफ लगाएं, तो जो रिजल्ट आए तो क्या आना चाहिए, दूसरे ग्रुप के दो एलिमेंट के बीच दूसरे ग्रुप की बाइनरी ऑपरेशन लगा हुआ रिजल्ट आना चाहिए। यदि ऐसा आ गया तब हम कहेंगे कि वो मैपिंग क्या है, होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। तो मैपिंग होमोमॉर्फिज्म में R0 एक होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है, क्योंकि यहाँ लिख देना, क्योंकि लिख देना, रीजन, बिकॉज ए बी बिलोंग इन R, देन वी सी दैट एफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 की पावर ए प्लस बी। तो एफ की परिभाषा से 2 की पावर ए इंटू 2 की पावर बी, तो घातांक का नियम लगा दिए और एफ ए यह लिख दिए, यहाँ एफ की बी, यहाँ भी एफ की परिभाषा लगा दिए, घातांक के नियम से एफ की परिभाषा से, एफ की परिभाषा से। तो क्या मिल गया आपको, एफ ए प्लस बी इज इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी आ गया, ठीक है। अतः जो एफ है कहाँ से लगा है, R से R0 में एक होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है, होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है, होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है, ठीक है। तो होमोमॉर्फिज्म मैपिंग की सिस्टम समझ में आया कि नहीं आया, कि दो ग्रुप लिए जाएं, तो दो ग्रुप लिए जाएं तो पहले ग्रुप के दो एलिमेंट के बीच
पहले ग्रुप की बाउंड्री ऑपरेशन लगाकर मैपिंग एफ लगाएं तो दूसरे ग्रुप के दो एलिमेंट के बीच दूसरे ग्रुप के बाउंड्री ऑपरेशन लगा हुआ रिजल्ट प्राप्त होता है, तब ऐसी कंडीशन में उस मैपिंग का नाम पड़ जाता है होमोमॉर्फिज्म। क्या पड़ जाता है? होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो होमोमॉर्फिज्म आप समझ गए। अब इसके बाद आता है, इसके बाद होमोमॉर्फिज्म के बाद आता है ऑटोमॉर्फिज्म, नहीं ऑनटू होमोमॉर्फिज्म। लिखो ऑनटू होमोमॉर्फिज्म, दूसरी परिभाषा ऑनटू होमोमॉर्फिज्म। आच्छादक समाकारिता हिंदी में बोलते हैं इसको, आच्छादक समाकारिता। ठीक है, तो माना G डॉट एवं G डैश डॉट दो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हैं तथा यह G से G डैश में एक मैपिंग है, तब मैपिंग F फ्रॉम G to G डैश इज कॉल्ड क्या? ऑनटू होमोमॉर्फिज्म। इफ नंबर फर्स्ट, पहली कंडीशन क्या फॉलो करे? एफ इज होमोमॉर्फिज्म, और दूसरा एफ इज ऑनटू। दो कंडीशन को फॉलो करे, पहला होमोमॉर्फिज्म भी हो और ऑनटू भी हो। ऑनटू का मतलब ये हुआ कोडोमेन का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले तो उसके करस्पॉन्डिंग डोमेन में कोई ना कोई एलिमेंट मिले जिसमें एफ लगाएं तो वो एलिमेंट आए जो हम माने हैं। ठीक है, तो दोनों कंडीशन को यदि फॉलो करता है तब उस मैपिंग को हम क्या बोलते हैं? ऑनटू होमोमॉर्फिज्म। ऐसी कंडीशन में जी डैश कहलाता है जी का समाकारी प्रतिबिंब, होमोमॉर्फिक इमेज कहलाता है। इन दिस कंडीशन G डैश इज कॉल्ड होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ G, अर्थात G डैश G का समाकारी प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब समाकारी प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, समाकारी प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। कोई मैपिंग यदि होमोमॉर्फिज्म भी है ऑनटू भी है तो इसको क्या बोलेंगे? आच्छादक समाकारिता कहेंगे, ऑनटू होमोमॉर्फिज्म कहेंगे। तीसरी परिभाषा देखो, तीसरी परिभाषा क्या है? इनटू होमोमॉर्फिज्म, इसका मतलब क्या होता है? अंतःक्षेपी समाकारिता, अंतःक्षेपी समाकारिता। अंतःक्षेपी समाकारिता को पहले आएगा कि जब वे होमोमॉर्फिज्म भी हो और ऑनटू ना हो। तो लिखो, क्या लिखोगे? माना G डॉट एवं G डैश डॉट दो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हैं तथा यह G से G डैश में
जी से जी डैश में जी से जी डैश में एक मैपिंग है, तब मैपिंग एफ जी से जी डैश में इनटू होमोमॉर्फिज्म कहलाती है, इनटू होमोमॉर्फिज्म कहलाती है। कब? यदि नंबर फर्स्ट एफ इज होमोमॉर्फिज्म और नंबर सेकंड एफ इज क्या? एफ इज होमोमॉर्फिज्म और एफ इज इनटू मैपिंग। इनटू मैपिंग का मतलब जानते हो? जब कोडोमेन का एक या एक से अधिक एलिमेंट किस डोमेन के किसी अवयव से संबंधित ना हो। जैसे मान लो ये ए है और ये बी है, तो यहाँ पे जैसे A1 A2 A3 और ये B1 B2 B3, तो यहाँ सब एलिमेंट एक दूसरे से संबंधित हैं। लेकिन इसमें ऐसी स्थिति ना हो, ऐसे हो ऐसे हो A B, यहाँ पे क्या होगा S1 S2 S3 S4, और यहाँ क्या है Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6। तो ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित, ये इससे संबंधित, ये इससे संबंधित। दो एलिमेंट बच गए। कोई एलिमेंट बचा हो, इसका एक या एक से अधिक एलिमेंट बचे हों जो किसी अवयव से संबंधित ना हो, तो इसको कहते हैं अंतःक्षेपी। क्या कहते हैं? अंतःक्षेपी फलन। तो ये वाला फलन, ये अंतःक्षेपी फलन है, ये आच्छादक फलन है। आच्छादक फलन क्यों है? क्योंकि ये इसको कहते हैं डोमेन, इसको कहते हैं कोडोमेन। इसको डोमेन, इसको कोडोमेन। तो इसको कोडोमेन का हर एक अवयव संबंधित है डोमेन के किसी न किसी अवयव से, लेकिन यहाँ कोडोमेन का एक या एक से अधिक अवयव बचे हुए हैं जो किसी अवयव से संबंधित नहीं है। ठीक है? तो जब कोडोमेन का एक या एक से अधिक अवयव बचा रहता है, किसी अवयव से संबंध नहीं रहता, तो उस मैपिंग को अंतःक्षेपी कहते हैं। जब सब अवयव संबंधित रहते उसको कहते हैं आच्छादक। क्या कहते हैं? आच्छादक। ठीक है? आच्छादक को अंग्रेजी में कहते हैं ऑनटू और इसको इनटू कहते हैं। ठीक है? आच्छादक को अंग्रेजी में लिटरेचर इंग्लिश में कहते हैं सर्जेक्टिव मैपिंग। क्या कहते हैं? सर्जेक्टिव। एकाएकी फलन को इंजेक्टिव मैपिंग, और जो एकाएकी आच्छादक दोनों हो, ठीक है, 1-1 भी हो और ऑनटू भी हो, तो इसको बाइजेक्टिव कहते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, तो जो मैपिंग क्या हो, इस टाइप की हो और समाकारिता भी हो, तो उसको कहते हैं इनटू होमोमॉर्फिज्म। इनटू होमोमॉर्फिज्म। ठीक है? इनटू होमोमॉर्फिज्म। अब देखो चौथी परिभाषा देखो। चौथी परिभाषा देखो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फालतू में बोले जा रहे हैं। दिख तो रहा है। अब देखो अगली परिभाषा। तो आपको बताया गया क्या होमोमॉर्फिज्म क्या है, ऑनटू होमोमॉर्फिज्म क्या है, इनटू होमोमॉर्फिज्म क्या है। ठीक है? चौथी परिभाषा देखो। चौथी परिभाषा है एकैक समाकारिता, 1-1 होमोमॉर्फिज्म या मोनोमॉर्फिज्म। मोनोमॉर्फिज्म और इसी को बोलते हैं 1-1 होमोमॉर्फिज्म। 1-1 होमोमॉर्फिज्म। ठीक है? इसी को क्या बोलते हैं? एकैक समाकारिता। एकैक समाकारिता हिंदी में कहते हैं 1-1 होमोमॉर्फिज्म या मोनोमॉर्फिज्म। ठीक है? तो एकैक समाकारिता कब कहेंगे? कि वह होमोमॉर्फिज्म भी हो और एकाएकी भी हो। एकाएकी से किसे कहते हैं? जब डोमेन के भिन्न भिन्न अवयव को डोमेन के भिन्न, जैसे मान लो ये वाली मैपिंग देखो, इसको एकाएकी फलन है ये। ठीक है? लेकिन जैसे मान लो इस प्रकार बना दें हम, ए है और ये बी। ठीक है? तो यहाँ पे x1 x2 x3,
ये y1 और y2, ये वाली मैपिंग एक ही नहीं है। क्यों एक ही नहीं है? क्योंकि यहाँ भिन्न भिन्न अवयव का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है, भिन्न भिन्न अवयवों का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है, लेकिन यहाँ दो अवयवों का एक प्रतिबिंब है। तो यहाँ एक ही नहीं है, क्या है? बहु एक, बहु एक, मेनी वन। ठीक है, एक का मतलब क्या होता है? भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न। और यहाँ दो अवयवों का प्रतिबिंब एक भी हो सकता है। ठीक है, तो जब भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न हो तो उसको एक ही फलन कहते हैं। तो कोई मैपिंग या फिर एक हो और क्या हो? होमोमॉर्फिज्म हो, तो उसको बोलते हैं मोनोमॉर्फिज्म। एक भी हो, ठीक है, वन वन जिसको कहते हैं, ठीक है, और होमोमॉर्फिज्म भी हो तो उसको कहते हैं मोनोमॉर्फिज्म। मोनोमॉर्फिज्म या वन वन होमोमॉर्फिज्म या एक समाकारिता। ठीक है, एक समाकारिता। तो क्या लिखेंगे? माना G डॉट एंड एवं G डैश डॉट दो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, तथा यह G से G डैश में, G से G डैश में एक मैपिंग है। एक क्या है? मैपिंग है। तब मैपिंग या तब मैपिंग एफ क्या कहलाती है? मोनोमॉर्फिज्म कहलाती है। मोनोमॉर्फिज्म कहलाती है, मोनोमॉर्फिज्म कहलाती है। कब? यदि नंबर फर्स्ट एफ इज होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, और दूसरा एफ इज वन वन, एफ इज वन, एफ एक ही हो और होमोमॉर्फिज्म हो तो उसको क्या बोलेंगे? एक समाकारिता या वन वन होमोमॉर्फिज्म या मोनोमॉर्फिज्म। ठीक है, फिर आता है कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म लिख ले इसको, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म किसे कहते हैं? कर्नल, कर्नल यानी ईएल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप, ऑफ ग्रुप, ऑफ ए ग्रुप। एक समूह की समाकारिता की अष्ट। ठीक है, समाकारिता की अष्टि, इसको हिंदी में बोलते हैं समाकारिता की अष्टि, समाकारिता की अष्टि, अष्टि, समाकारिता की अष्टि। तो क्या है समाकारिता की अष्टि? क्या है? ठीक है, तो माना सुन लो, पहले बात समझाते हैं। जी और जी डैश दो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हैं। एफ जी से जी डैश में होमोमॉर्फिज्म है। एफ क्या है? जी से जी डैश में होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट ग्रुप जी के जो एलिमेंट, ठीक है, यहाँ पे ए डैश बी डैश सी डैश ऐसे ये इससे संबंधित हैं। ठीक है, तो जी और जी डैश दो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हैं तथा एफ जी से जी डैश में कोई मैपिंग नहीं है, होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। तब ग्रुप जी के उन अवयवों का समुच्चय,
ग्रुप जी के उन अवयवों का समुच्चय जो जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट से संबंधित हों, ई डैश आइडेंटिटी एलिमेंट ई डैश से संबंधित हों, तो एफ का कर्नल कहलाता है। तो कौन कौन ई डैश संबंधित हैं? ए, बी और सी। जो अवयव जी के जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट से संबंधित हैं उनका एक समुच्चय बना लें। तो कौन कौन संबंधित है? ए भी, बी भी और सी। तो इसको कहते हैं कर्नल ऑफ के, कर्नल ऑफ एफ, जिसको के से डिनोट करने की परंपरा है, कर्नल ऑफ एफ। तो यहाँ पे जी और जी डैश दो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हैं, एफ जी से जी डैश में होमोमॉर्फिज्म है, तब जी के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट से संबंधित हों, एफ का कर्नल कहलाता है। इसे कर्नल ऑफ एफ अथवा के से डिनोट करते हैं। बोलो, जी और जी डैश दो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हैं, ठीक है, एफ जी से जी डैश में होमोमॉर्फिज्म है, तब जी के उन एलिमेंट का कलेक्शन, जी के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट ई डैश से संबंधित हों या रिलेटेड हों, एफ का कर्नल कहलाता है, जिसे कर्नल ऑफ एफ अथवा के से डिनोट करते हैं। जी और जी डैश दो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हैं, एफ जी से जी डैश में एक होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है, होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है ना, तब जी के उन एलिमेंट का कलेक्शन जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हो, एफ का कर्नल कहलाता है। इसे कर्नल ऑफ एफ अथवा के से डिनोट करते हैं। समझ में आया? तो लिखो, माना जी, हाँ, जी व जी डैश दो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हैं, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हैं, एफ जी से जी डैश में, एफ जी से जी डैश में होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म है, तब जी के उन एलिमेंट का कलेक्शन, एलिमेंट का कलेक्शन जो जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट ई डैश से रिलेटेड हो, एफ का कर्नल कहलाता है, एफ का कर्नल कहलाता है। इसे कर्नल ऑफ एफ या के से डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं, अर्थात कर्नल ऑफ एफ या के इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग इन जी सच दैट एफ एक्स ए बिलोंग इन जी सच दैट एफ ए इज इक्वल टू ई डैश, जहाँ ई डैश जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है, समझ में आ गया? तो या जी और जी डैश दो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हैं, एफ जी से जी डैश में एक होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है, तब जी के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट ई डैश से संबंधित हों, रिलेटेड हों, एफ का कर्नल कहलाता है। इसे कर्नल ऑफ एफ या के से डिनोट करते हैं, अर्थात कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू के बराबर ए बिलोंग इन जी के वे एलिमेंट ए जिनमें एफ लगाएं तो ई डैश आता हो, उनका कलेक्शन कर्नल ऑफ एफ कहलाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। सर्दी करने जानते हो क्या क्या करो? सर्दी ना करे तो कुछ चीज़ें ध्यान में रखा करो। पहले तो मैं आपको कई बार बताया, जब आपको खाना कभी भी खाना हो तो 40 मिनट पहले से पानी पीना बंद कर दो, ठीक है। जैसे मान लो आपको शाम को 7 बजे खाना है ना, ठीक है, पहली शर्त है, ठीक है। तो 7 बजे खाना, 8 बजे खाना खाना है तो 7:20 के बाद पानी ना पियो, ठीक है। अब मान लो 8 बजे खाना खाया और खाना खाने के बाद 8 से 9 के बीच पानी ना पियो,
और यदि पीना है तो आप क्या पीना है, गरम। गर्म पानी पीना है अथवा नींबू का रस डाल के पीना है। तो पीबे न करो ना, ना पियो। फिर 1 घंटे खाने के कितने मिनट बाद नहीं पीना चाहिए? खाना खाने से पहले आधा घंटा 40 मिनट पहले ना पिए रहना चाहिए। और खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद पीना चाहिए। खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद पीना चाहिए। और पीना चाहिए जी, कैसे पानी पीना चाहिए, किसी से मत पीना। हाँ, नहीं पिया तो पीना ही नहीं चाहिए घंटे तक। इसके बाद पीना भी है तो क्या करना होगा, शाम को यदि पानी पीते हो तो घूंट घूंट पिया करो। पर 1 घंटे बाद भी पियोगे ना तो कैसे पियोगे, जैसे चाय पीते हैं, अच्छा। ठीक है। हमेशा ऐसे नहीं पिया करो, जैसे आप बॉटल में लिए रहते हो ना, 1 घूंट पिए फिर 1 घूंट पिए, ऐसे ये नहीं घटाघट पीते। क्या होता है सर? इससे 150 मर्च कभी नहीं होंगे, सर्दी जुकाम कभी नहीं होगी आपको। और सर अगर हो गया है तो ठीक, कैसे करें जल्दी? सर सर्दी होने की वजह से मैं सुबह पढ़ाई कर नहीं उठ पाती हूँ, सांसें लेने हाँ, तो में इन सब चीज़ों को ध्यान, करता है। आप यहाँ से अभी तक जानते नहीं थे, इसको करो, ठीक है। शाम को सोने से पहले दूध पीना चाहिए यदि मिल जाए तो, और दोपहर सोने के तुरंत उठने के बाद पानी पीना चाहिए। सोकर तुरंत उठो पानी पी लो, गर्म पानी पी लो तो और अच्छा है, गुनगुना, ठीक है। दोपहर का। हाँ, अब दोपहर में यदि आप खाना खाने के बाद छाछ पीना चाहिए यदि मिल जाए तो, नहीं पिए तो कोई बात नहीं, पर ये कंडीशन ध्यान में रखना, पानी घूंट घूंट पियो, ठीक है। खाना खाने से 40 मिनट पहले पानी पीना बंद कर दो। खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पियो, खाना खाते समय पानी ना पीना, ठीक है। अटक जाए तो बात अलग है। हाँ हाँ, वो थोड़ा बहुत तो इन शर्तों को ध्यान रखने से आप कभी डॉक्टर के पास आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो सर सर्दी होता क्यों है? सर्दी इसी की वजह से होता है, ये नियम का जो लोग को जानकारी नहीं रहती। सर वो क्या, तो ठीक ऐसे करेंगे तो ठीक हो जाएगी सर्दी? हाँ, ठीक हो जाएगी, ऐसे करेंगे। ठीक है। क्या क्या जाने आप? सर यही कि मतलब खाना खाने के 40 मिनट पहले पानी नहीं पीना चाहिए, और खाना खाने के 1 घंटे बाद चाहे जैसा पानी पिए घूट घूट करके पीना चाहिए। हाँ, और जैसे सुबह अगर सोकर उठे हैं तो पहले पानी ही पीना चाहिए। हाँ, और शाम को सोने से पहले दूध पी सकते हैं, पी सकते हैं, अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। और दोपहर में दोपहर खाना खाने के बाद पानी पीने का खूब ही मन है तो छाछ पी सकते हैं, ठीक है। और यदि खाना खाने के बाद पानी पीना बहुत अनिवार्य ही है तो नींबू का रस डाल के पियो, ठीक है, ठीक है। जाओ, तो ये नियम को ध्यान रखोगे तो आपको 300 परेशान है, पढ़ाई में इसका साइड इफेक्ट होता है। हाँ। स्कूल में